जय जवान जय किसान। हमारे देश में इन दोनों में से किसी एक की मौत और दूसरे की मेहनत हमेशा वोट बैंक के लिए यूज़ की जाती है। कुछ ऐसा ही अभी हाल में देखने को मिला। लोकसभा में 3 ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए गए एग्रीकल्चर को लेकर जिन पर बहुत ज़्यादा विवाद उठा है और बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा। ऐसा क्या है इन ऑर्डिनेंस में और ये फार्मर्स की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट डालेंगे, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों हमारी लोकसभा में 2 बिल पास किए गए एग्रीकल्चर को लेकर के, जिनमें से एक का नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरे का नाम है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि करार विधेयक 2020, जबकि एक और बिल जिसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसे पहले से ही लोकसभा में पास किया जा चुका है। अब बताया जा रहा है कि इन तीन बिल्स को लेकर के विवाद इतना बढ़ चुका है कि एनडीए में शिरोमणि अकाली दल की एक ऐसी नेता जो सिर्फ अकेली कैबिनेट में मंत्री पद पर थीं, जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। और क्या इस बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर के श्रीमती बादल को इस्तीफा देना पड़ा है, आइए इस बारे में जानते हैं। सरकार का कहना ये है कि ये बिल्स किसान को मजबूत करेंगे, किसान के लिए अच्छे हैं। उनका कहना है कि किसान अभी तक जो एपीएमसी में जाकर ही अपनी फसल को बेचता था, अब उसे ओपन मार्केट मिल जाएगी। वो एपीएमसी की बजाय पूरी मार्केट बाहर भी लोगों को जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है, जिससे उसके दाम उसे अच्छे मिलेंगे अपनी फसल के और वो मजबूत होगा, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन ये एपीएमसी क्या है, ये सब कुछ जानने से पहले सबसे पहले एपीएमसी पे नज़र डालते हैं कि ये एपीएमसी क्या है। एपीएमसी मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एक ऐसी जगह जहां पर किसान अपनी फसल को लेकर जाता है बेचने के लिए और यहां पर बिचौलियों द्वारा उसकी फसल का भाव लगाया जाता है, भाव तय किया जाता है और बाद में बिचौलिए इस फसल को किसी एक व्यापारी या किसी संस्थान को बेच देते हैं। इससे बिचौलियों को क्या फ़ायदा होता है, बिचौलिए अपनी इस फसल को जब किसी व्यापारी या किसी संस्थान को बेचते हैं तो उसका कुछ प्रतिशत उनको मिलता है। कुल मिलाकर आम बोलचाल की भाषा में इस एपीएमसी को मंडी कहा जाता है और ये मंडी ही एक ऐसी जगह है जहां पर किसान को एमएसपी मिलने की कुछ संभावना है या कुछ एश्योरिटी है, क्योंकि सिर्फ 6% किसान ही ऐसा है अभी तक हमारे देश में जिसे एमएसपी मिला है। एमएसपी मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है कि किसी भी फसल को कम से कम इस भाव पर बेचा जाएगा, इससे कम पर नहीं, इसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन हमारे देश में अभी तक 6% किसान ऐसा है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेच पाता है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो किसान 6% जितना भी किसान है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो अपनी फसल को बेच पा रहा है, वो इस एमएसपी को बहुत ज़्यादा लाइक भी करता है। लेकिन इन एपीएमसी में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिन्हें लेकर किसान कभी खुश नहीं था एपीएमसी से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को ट्रेड करने के लिए आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब इन लाइसेंसेस को लेकर के यहाँ पर धांधली शुरू हो गई थी। एक तरीके से काफ़ी उगाही की गई पैसों की और लाइसेंस बनाने के लिए, और जिसका जैसा मन आया बिना नॉर्म्स को देखते हुए लाइसेंस बना दिए गए। इसके साथ साथ दूसरी दिक्कत यहाँ पर ये आ रही थी किसान के लिए कि जो बिचौलिए थे वो आपस में साठ-गांठ कर लेते थे कि हम किसी भी फसल को इस रेट से ज़्यादा रेट पर नहीं खरीदेंगे। मतलब कोई किसान अगर किसी चीज़ को बहुत अच्छी क्वालिटी की लेकर के आया है, जैसे मान लीजिए किसी किसान ने 1 क्विंटल गेहूँ उगाया और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और उसने कहा कि हम इसे मार्केट में 2000 रुपये क्विंटल पर बेचेंगे, और उस वजह एपीएमसी में वो आया, उसने अपनी रेट रखे कि हम 2000 रुपये क्विंटल पर बेचेंगे ये मेरा गेहूँ। लेकिन जितने भी ये बिचौलिए हैं इनकी आपस में साठ-गांठ है कि हम 1500, 1600 या 1700 से ऊपर में इसे नहीं खरीदेंगे। अब किसान के लिए मजबूरी ये है कि उसके जो बायर हैं वो कोई उसे वो मूल्य देने को तैयार ही नहीं है।
तो वो करेगा क्या फसल का? उसकी फसल या तो नुकसान होगी या तो बर्बाद होगी, या फिर वो उसे कम के सौदे में जा कर के बेचे। और एक गरीब किसान के लिए, सीमांत किसान के लिए जब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है तो उसे मजबूरी में उसे बेचना पड़ जाता है। और होता यही था कि इन बिचौलियों की साठगांठ की वजह से किसान को कभी उसकी फसल की कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन इन एपीएमसीज में प्रॉब्लम के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी एमएसपी की अश्योरिटी। अब जब ये ओपन मार्केट में चला जाएगा तो ये ऑर्डिनेंस, ये विधेयक कहीं पर इस बात की अश्योरिटी नहीं देते हैं कि ओपन मार्केट में किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जो एपीएमसी जहां पर थोड़ी बहुत संभावना थी किसान को एमएसपी मिलने की, अब ये ओपन मार्केट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका कोई पता नहीं है। सरकार ये बात ज़रूर कह रही है कि हाँ उसे कीमत मिलेगी अच्छी, उसकी आय बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी तय नहीं है, अश्योरिटी नहीं है कि एमएसपी से ऊपर रेट में ही बाज़ार में उसे कीमत मिलेगी। अब आप में से बहुत से लोग इस बात पर काउंटर करेंगे कि अगर किसान को ओपन मार्केट में उसका मन का भाव नहीं मिलता है, रेट नहीं मिलता है, तो वो वापस एपीएमसी चला जाए तो वहाँ उसको कम से कम कुछ रेट मिल जाएगा। लेकिन एक टेक्निकल चीज़ यहाँ पर ये फंसती है कि जब आप एपीएमसी जाते हैं और किसी भी चीज़ को ट्रेड करते हैं तो आपको टैक्स देना होता है, फिर चाहे वो व्यापारी हो या बिचौलिया हो, उसको टैक्स देना होता है। लेकिन ओपन मार्केट में टैक्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये चीज़ बड़े आराम से हमें समझ में आती है कि जब कोई चीज़ हमें बिना टैक्स के मिल रही है कहीं पर, तो हम उसे टैक्स देकर क्यों खरीदेंगे? मतलब सीधी सीधी बात है कि हमें बायर एपीएमसी में क्यों मिलेगा, व्यापारी क्यों जाएगा एपीएमसी में उसे खरीदने के लिए टैक्स देकर, जब हमें बिना टैक्स के ही वो चीज़ मिल जाएगी। और जब बायर नहीं होगा एपीएमसी में, मंडी में जब बायर ही नहीं होगा तो किसान वहाँ बेचेगा किसे? तो सीधे सी बात है, धीरे धीरे एपीएमसी डिज़ोल्व हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। अब आप में से बहुत लोग ये भी कहेंगे कि 6% एमएसपी की एश्योरिटी की वजह से हम एपीएमसी को चलाते रहें, ये कितना ठीक है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि 6% लोगों को, 6% किसानों को एमएसपी मिल जाने से किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब हम ओपन मार्केट में आते हैं तो यहाँ पर एमएसपी की 1% भी गारंटी नहीं है। मतलब किसान को एमएसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है, और एमएसपी से ऊपर ही उसकी फसल बिकेगी इसकी भी एश्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से कहीं नहीं मिलती है। हो सकता है कि इस बार भी किसान को नुकसान उठाना पड़े और अपनी फसल को एमएसपी से नीचे या कम दाम पर बेचनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई भी किसान जाएगा किसी व्यापारी को फसल अपनी डायरेक्ट बेचने के लिए, तो व्यापारी भी तो ठीक उसी तरीके से सोचेगा जैसे एक बिचौलिया सोचता आ रहा था अपने ज़्यादा फ़ायदे के लिए। वो भी वही चीज़ें करेगा, उसकी फसल को देखेगा और उसके दाम, उसकी क्वालिटी कम बताएगा, दाम कम लगाएगा, फिर वही चीज़ें होंगी। और ये दिक्कत तब ज़्यादा आएगी क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं वो ज़्यादातर किसान सीमांत हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 81.5% हमारे देश में किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन है किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए। मतलब ये एक सीमांत किसान है, और सीमांत किसान वो जिसकी आय कम, इनकम कम, जिसके ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर ज़्यादा। जब कोई किसान गया व्यापारी के पास, उसने भाव बताया अपना, व्यापारी ने कहा तुम्हारी फसल तो ख़राब है, मैं इस फसल को इतना दाम नहीं दूंगा, और उसने काफ़ी कम दाम बताया। वो किसान कितने दिन, सीमांत किसान कितने दिन स्टेबल कर पाएगा? जो जिसके ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर पहले से है वो 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा टिक पाएगा। फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन के चलते उसको टूट कर अपनी उसी गिरी हुई कीमत पर अपनी फसल को बेचना पड़ जाएगा। तो कहाँ पर किसान को उसकी कीमत बढ़ के मिलेगी, इसकी एश्योरिटी इस बिल में कहाँ पर दी गई है, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए इस बिल में ज़रूरत ये थी कि किसान की एमएसपी को सिक्योर किया जाए, इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी।
और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अज्यूम की हुई चीज़ें हैं या फिर हाइपोथेटिकल थिंकिंग से बनाई हुई चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे अलावा इस तरीके का कानून पहले भी दूसरी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में लागू किया जा चुका है और ये पूरी तरीके से फ्लॉप आइडिया है वहाँ पर, क्योंकि आप अमेरिका में 1960 में इसके लागू होने के बाद देख लीजिए फार्मर्स की इनकम लगातार गिरती आई है। और ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को समझना होगा कि हमें कैसे एक फ्लॉप आइडिया को हम अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट और कई लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपन मार्केट हो जाने से बायर बढ़ जाएंगे, और बायर बढ़ जाएंगे तो किसान की फसल को कीमत मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन ये अमूमन तो होता, बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा होता है, लेकिन इस बार ऐसा होगा ये कहना बिल्कुल भी नासमझी वाली बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन हर साल, आप कभी भी देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन, जितनी भी फसल किसान उगाता है वो हमेशा डिमांड से ज़्यादा उगाता है। मतलब जितनी हमारे यहाँ डिमांड है फसल की, जितनी अनाज की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हर बार होता है। कई आपने हर साल देखते होंगे, कभी लोग अपनी फसलों को फेंक देते हैं, कभी सड़ जाती हैं, कभी बर्बाद हो जाती हैं। तो जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसकी, और डिमांड कम है, तो उसकी कीमत कैसे बढ़ेगी, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि बायर जो बढ़ा रहे हैं आप, वो बायर डायरेक्ट यूज़ करने वाले बायर नहीं हैं, फसल को यूज़ करने वाले बायर नहीं हैं। ये एक व्यापारी है या फिर कोई एक संस्था है जो किसान की फसल को लेगी और फिर जा कर के इसे कंज्यूमर तक पहुंचाएगी। कंज्यूमर मेन डिमांड को बनाता है और घटाता है, और हमारे यहाँ कंज्यूमर तो लगभग उतना ही है जितना पिछले साल था या पिछले 2 साल में था। कोई 1-8% ऊपर नीचे हो जाएगा या 2%, 5% ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन तो ज़्यादा ही है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इसकी डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, ना कि बायर बढ़ाने की ज़रूरत थी यहाँ पर। इसके साथ साथ एक और ऑर्डिनेंस जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है, हमारे यहाँ पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती आ रही है, वो एक अलग टाइप की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही है वो अलग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। पहले के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही है उसमें ये होता था हमारे यहाँ कि किसान अपनी ज़मीन किसी एक कंपनी को या किसी एक व्यापारी को किराए पर दे देती थी, वर्ष भर के लिए दे देता था, और उसके बाद वो व्यापारी अपनी मर्जी के माफिक वहाँ पर खेती करवाता था, एक मुश्त कीमत दे देता था किसान को, और उसके बाद अपनी मर्जी के माफिक वो खेती करवाता था। लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि किसान किसी एक कंपनी या किसी एक बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हम आपके लिए ऐसी फसल उगाएंगे और इस रेट पर आप ये फसल की कीमत मुझे देंगे। दोनों की सहमति होगी और फसल तैयार हो जाने के बाद किसान उनको बेचेगा। सुनने में ये मामला भी बड़ा ऊपर से बहुत अच्छा और बहुत आकर्षक लगता है कि किसान को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें भी कई ऐसी प्रॉब्लम है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे लागू होने के बाद कई बार किसानों ने फेस किया। जैसे किसान जब अपनी फसल तैयार कर लेता है और काट लेता है, तैयार कर लेता है और उसे लेकर के जाता है कंपनी के पास या उद्योगपति के पास, तो उद्योगपति उसे पहले तो कई बार कंपनीज उसे चक्कर कटवाती हैं, उसका फसल नहीं लेती हैं, उसे परेशान करती हैं। और अगर ज़्यादा किसान ने थोड़ा प्रेशर बनाया, अगर लेने का मूड बनाया भी कंपनी ने या उद्योगपति ने, तो ठीक वही बात होती है जो APMC में होती रही कि किसान की फसल को 2M दर्जे का बता के कम कीमत लगाई जाती थी और किसान मजबूर होकर के किसान को अपनी उस गिरी हुई कीमत पर अपनी फसल को बेचना पड़ता था, क्योंकि वो तो बंधा हुआ है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, वो कहीं और जा नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता। अब वो तो जाएगा ही जाएगा, आपको बेचेगा ही बेचेगा, क्योंकि आप उसको कीमत आप ही अदा करेंगे। और फिर उसमें मैनिपुलेशन करते थे उद्योगपति और किसान सर्वाइव करता था। अब इस सब के बीच इसमें एक और पॉइंट हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जोड़ा गया जो इसको और ज़्यादा किसान के लिए टिपिकल बना देता है, वो है जुडिशरी पावर। जुडिशरी की पावर मतलब पैसा अगर किसान को नहीं मिलता है या किसान की फसल बर्बाद होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद, तो वो जाएगा कहाँ। अमूमन हम समझते हैं कि हमारा कोई भी विवाद होता है हम उसको सुलझाने के लिए कोर्ट जाते हैं, लेकिन इस कानून में जुडिशरी की पावर कोर्ट को ना दे करके
एसडीएम और डीएम मतलब ब्यूरोक्रेसी को दी गई है। अब हम समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ कितनी ईमानदार है, और किसी एक व्यापारी के द्वारा ब्यूरोक्रेट को मैनिपुलेट करना कितना आसान हो सकता है। भाई किसान के पास तो उतना पैसा होगा नहीं कि किसी एक ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई डील की जा सके या कोई बात की जा सके, लेकिन एक उद्योगपति जिसके पास पैसा ही पैसा है वो सारी चीज़ों को सेटल डाउन कर सकता है। और इस जुडिशरी की पावर को ब्यूरोक्रेसी को दिया जाना इस कानून को और लचर बनाता है। किसान के पक्ष में कहाँ पर ये कानून टिकता है ये समझ से परे है। हमारी गवर्नमेंट को वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कार्ड, ये स्लोगन बड़े पसंद आते हैं। मतलब एकीकृतवाद हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये कल्चर, विविधताओं भरे कल्चर में, विविधताओं भरे एटमॉस्फेयर में सारी चीज़ें जहाँ पर वेरियस अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर सब कुछ सेम हो पाएगा, ऐसा कैसे संभव है ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट को। हालांकि देखते हैं अब ये कानून लेकर के आए हैं तो कितना ज़्यादा इस कानून से फ़ायदा पहुंचेगा किसानों को। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को इसका फ़ायदा पहुंचे। हालांकि मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें ऐसी हो सकती थी जिससे किसानों को फ़ायदा हो सकता था। जैसे पहली चीज़ ये की जा सकती थी कि एपीएमसीज़ को ही बनाए रखते और एपीएमसीज़ में ही मार्केट रखते, तो इसमें इसको डिजिटल किया जा सकता था। इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर इसकी खरीद फरोख्त कंपलसरी कर दी जाती, अगर इसमें डिजिटल माध्यम से इसकी खरीद फरोख्त कंपलसरी कर दी जाती, तो पहली चीज़ तो ये होती कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आती। किसी भी चीज़ पे अगर खरीद फरोख्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा आती, किसान को एमएसपी मिलने की संभावनाएँ भी बढ़ती और बिचौलियों की जो साठगांठ थी वो भी कम होती। दूसरा ऑप्शन ये है इस सारे सिस्टम को सुधारने के लिए कि जो जुडिशरी की पावर दी गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो ब्यूरोक्रेसी को ना दे करके अगर कोर्ट को ही दी जा रही होती तो वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय कि ब्यूरोक्रेसी को इसकी पावर देने के। और थर्ड सॉल्यूशन ये है कि अगर गवर्नमेंट ओपन मार्केट कर ही रही है, अगर उसने ओपन मार्केट कर ही दिया है, तो फिर उसे किसान को एमएसपी की अश्योरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि गवर्नमेंट को ये कंपलसरी करना ज़रूरी था कि अगर कोई भी ओपन मार्केट में किसान की फसल खरीद रहा है तो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है या किसान को मजबूर करता है एमएसपी से नीचे फसल खरीदने पर, तो उसके ऊपर फाइन जैसे प्रावधान भी लगाए जा सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं, देखना है उनसे आगे क्या फ़र्क पड़ता है। आगे आने वाले समय में इन सारी चीज़ों का फ़र्क दिखाई देगा कि किसान की आय बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि 2020 तक किसान की आय दोगुनी हो, हमारा किसान सक्षम हो, हमारा किसान एम्पावर हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं इसी तरीके के वीडियो आपके बीच लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।